वेलकम बैक। और आपको डायरेक्ट से हम इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमारे ताल्लुकात है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। चुनाचे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्ट्रेटिजिक इकनॉमिक पार्टनरशिप तुर्की के साथ डेवलप करें कि जैसे हमारे सियासी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, इस तरह हमारी जो तिजारत है उसको हम फ़रोग़ दे पाएँ। तुर्की से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मज़ीद हम प्रमोट करने में कामयाब हों। तो तय ये हुआ कि एक 5 साल की एक जॉइंट इकनॉमिक पार्टनरशिप का एक फ्रेमवर्क जो है वो तय किया जाएगा और दोनों ममालिक एक ड्राफ्ट 1 महीने के अंदर तैयार करेंगे, उसे एक्सचेंज करेंगे। उसकी नोक पलक अगर दुरुस्त करनी है तो उसकी नोक पलक दुरुस्त की जाएगी। और फिर जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जब होगी इस्तांबुल में, जब उस पर वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले जाएंगे तो फिर इस पर जो एक जॉइंट इकनॉमिक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है उस पर हमारा एक मुआहिदा हो सकेगा। और अगले 5 सालों के लिए हम पूरा एक रोड मैप मुरतब करेंगे कि हमने अपनी ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट करना है और हमने अपनी इकनॉमिक रिलेशनशिप को किस तरह इन्हांस करना है। एक तो ये बात तय हुई। दूसरा ये भी तय हुआ कि दोनों वज़राए ख़ारजा यानी कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और मैं, हम मिल बैठ कर एक प्लान मुरतब करें जो हमारा हाई लेवल स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसके अगले इजलास की तैयारी करें और उसके खदोखाल उसमें हमने क्या वर्किंग ग्रुप्स में क्या डिस्कस होना है वो हम तय करें और फिर एक म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट पर हम आमादा हों और अपनी लीडरशिप को आगाह करें ताकि इसी साल, और कोशिश है कि पहले 6 माह के अंदर हम जो अपनी हाई लेवल स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन काउंसिल है उसका इजलास इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह मुनक़िद करें। पहला इजलास जो मैंने अर्ज़ किया वो इस्तांबुल में होगा और ये दूसरा जो हम इरादा रखते हैं वो इस्लामाबाद में होगा। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक ट्राइलैटरल समिट का एहतमाम करें और तुर्की उसको होस्ट करेगा और हम तीनों ममालिक आपस में तबादला ख्याल करें कि हम अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के काम कैसे आ सकते हैं और जो हमारी अमन की ख्वाहिश है और वहाँ इस्तेहकाम की ख्वाहिश है उसमें दोनों ममालिक तुर्की और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मावन और दोस्त किस तरह बन सकते हैं, ये भी उस पर तय हुआ। मैं ये भी कहता चलूँ कि मेरी जहाँ वज़ीर आज़म की मुलाकातें हो रही थी वहीं साइड लाइन्स पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से एक नशिस्त हुई और उस नशिस्त में मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ तबादला ख्याल कर सकूं जो अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है उस पर उन्हें एतमाद में भी ले सकूं और उनका इनपुट और उनसे रहनुमाई भी हासिल करूं। चुनाचे उस पर तबादला ख्याल हुआ। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो मैंने पिछले दिनों में काबुल, तेहरान, बीजिंग और मॉस्को का जो दौरा किया था, जो रीजनल आउटरीच की थी, उस पर भी मैं तुर्क वज़ीर ख़ारजा को एतमाद में लूँ। चुनाचे मैंने उन्हें एतमाद में लिया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कि उन्होंने जो नई सूरत हाल है शाम की, सीरिया की, उस पर उन्होंने मुझे आगाह किया। सदर ट्रंप के साथ जो 2 सदरदगान की जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, उससे भी उन्होंने मुझे आगाह किया। इसके साथ साथ
मुल्क के शिमाली इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित में 8 साल बाद बर्फबारी हुई है। स्कर्दू, दीर, कालाम, शांगला, मरी, गलियात और शिमाली इलाका जात में वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मरी में 1 फीट, गलियात में 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। सयाहों का रश बढ़ गया है। अयूबिया, नथिया गली में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गई हैं। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। कालाम, सवात, श्रीनगर समेत बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। और एबटाबाद के सयाहती मकामात गलियात और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद होने से नथिया गली में सयाह फंसे हुए हैं। चित्राल और गिरदोनवा में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से स्कर्दू का मुल्क से फ़ज़ाई और ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हो गया है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदगान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शांगला के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं, उलंदर टॉप, अजमेर टॉप, काफर बांडा, स्पिनगर, लिलौड़े के जो इलाके हैं 2 से 3 फुट तक बर्फ जो है वह रिकॉर्ड की गई है। शदीद बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली के करीब। देखा जाए तो जो गुज़श्ता रोज़ से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो मरकजी शराय मरी जाने वाली वो मुकम्मल तौर पे बंद है। इसके साथ साथ राब्ता सड़कें भी बंद है। हम हरीपुर से आए और हमें यहाँ पर ये मुश्किलात है कि रास्ते बंद हैं। हम मरी के लिए आए थे पर अभी तक हम नथिया गली भी नहीं पहुँच सके। गाड़ियों की आपस में कितनी ज़्यादा टकराव हो रही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। मैं जिले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पे कोई ऐसा भेजें जिससे हम लोग इस मुसीबत से निकलें। बर्फबारी के बाद इस जो मवासलात का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर दरम बरम मौका रह गया है। जी, गिलगित शहर में बरसों बाद बर्फबारी हुई है और बरसों बाद सरजमीन गिलगित ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी है, जिससे यहाँ के लोग भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। लोग बाहर निकले हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। पहले तो बहुत सर्दी हो रही थी, अभी कुछ मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े हैं। बालाई इलाके हैं, वहाँ पर शदीद बर्फबारी के बाद उसकी जो राबिता सड़कें हैं वो मुनक़ता हो गई हैं, जिसकी वजह से आवाम को मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। मरी में सयाह खूबसूरत मौसम को खूब एंजॉय करें। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ओवैस उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि मलका कोसार मरी में अलसुबाई से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में 7 दर्जा इजाफा हो गया है। मरी में 1 फुट से जायद, जबकि मोहलिका गलियात में जो है तकरीबन 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मजा आ रहा है हमें और टेम्परेचर जो है फील -10 हो रहा है और इस वक्त जो है हाथ जम रहे हैं, बिल्कुल कुल्फी बनी, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। हम लाहौर से आए हैं, इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन कल रात से बर्फबारी हो रही है, सड़कों पे बर्फ जमा हो गई है, ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो गई है। मरी के जितने भी लिंक रोड्स हैं मुकम्मल तौर पे बंद है। टूरिस्ट को पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। यहाँ पे ट्रैफिक की कोई सूरत हाल नहीं है। जहाँ पे ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पे जाम है और पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पे गायब दिखाई दे रही है। तमाम की तमाम सरकारी जो जितनी मशीनरी हैं वो झीका गली के इतराफ में ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। माल रोड और दीगर दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लॉक हैं। मुकम्मल नाअहली तमाम इदारों की यहाँ पे नजर आ रही है। टूरिस्ट का यहाँ पे मुतालबा है कि आला हुकाम इसका नोटिस लें, सड़कें खुलवाई जाएं, ताकि जो लोग अपनी एंटरटेनमेंट यहाँ पे पूरी कर चुके हैं वो बाहिफाजत अपने अपने घरों को लौट सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना सनाउल्लाह शेख रशीद पर बरस पड़े। कहा, शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया है। रेफरेंस में बताया कि इस शख्स के पास 1985 से पहले एक पैसा नहीं था, आज 2 अरब की प्रॉपर्टी का मालिक है। कश्मीर की जद्दोजहद के नाम पर कैंप में जुआ करवाता रहा। सारी प्रॉपर्टी उसी हराम की कमाई से बनाई। किसी से कलम दस्तखत के लिए लेता तो वो वापस भी नहीं करता। 12 अक्टूबर 99 के बाद एस्टेब्लिशमेंट का चमार बन गया। के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस दायर किया है, उस रेफरेंस को रेफर करे इलेक्शन कमीशन को। ये आदमी 1985 से पहले पेनीलेस था। इस बेशरम शैतान शेख रशीद के नाम 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज के नाम। इस
शहीद की जद्दोजहद के नाम पे यहाँ पे इसने ट्रेनिंग कैंप खोला, जायज़ फरोशी और जुआ करवाता रहा, लोगों से भत्ता लेता रहा और ये सारी प्रॉपर्टीज की ये उसी हराम की कमाई की है। मैंने इसकी जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए भी जो है वो इस्तदाद दी है कि इसका तिब्बी मुलाजा जो है वो करवाया जाए। किसी से जो है वो साइन करने के लिए कलम ले तो वो वापस नहीं करता। इसाक डार साहब से भी इसने 5000 पाउंड लिए थे तो वो भी आज तक इसने जो है वो वापस नहीं किए। इस्टेब्लिशमेंट थी उसके जमात बने हुए थे। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वजूद जो है इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो है वो तौहीन है। राना सनाउल्लाह जैसे बदबूदार लोग मुझ पर छोड़ रखे हैं। शेख रशीद का जवाबी वार। वजीर रेलवे कहते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में सबसे बड़ा चोर और लुटेरा शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने अपने दामाद और इसहाक डार को बाहर फरार कराया है। बेनज़ीर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा जरदारी को हुआ। आसिफ जरदारी बिलावल को भी फंसवाएंगे। बर्रे सगीर पाको इनका सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा जिस खजाने को नोचा और लूटा, अपने दामाद को भगाया, अपने बेटे को भगाया, इसहाक डार को भगवाया, उसका नाम है शहबाज। किस किस अकाउंट से उसने अरबों रुपया भेजा, ये मास्टरमाइंड है। ये कमीशन भी लेते हैं, हिस्सा भी लेते हैं, छुपाना भी आता है, फिर मिरासी छोड़ देते हैं बदबूदार राना सनाउल्लाह जैसे। जो आसफ जरदारी का लेवल था, गोलगप्पे वाला, फुलियां वाला, दाल सेवी वाला, चना चोर गरम वाला, गोलगप्पे वाला। आसफ जरदारी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ बेनजीर भुट्टो के मरने में। सारी कौम को नुकसान हुआ, आसफ जरदारी को फायदा हुआ। कोई ऐसा सर्वे है कि नौकरानी के पर्स में से नसीहत निकली है? वसीयत क्या कहती है? पैरागन सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की जिस्मानी रिमांड में 19 जनवरी तक तौसी कर दी गई। मुल्जिमान की पेशी पर लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचे। इंसाफ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम जारी है। ख्वाजा बरादरान की अदालत में पेशी, नून लीगी कारकुनों की धमा चौकड़ी। साद रफीक और सलमान रफीक को एहतसाब अदालत लाहौर लाया गया। 2 कारकुनों ने नैब की गाड़ियां रोकनी और जबरदस्त नारेबाजी की। धक्कम-पेल होती रही। कड़े पहरा लगाकर सिक्योरिटी एहलकारों ने सूरत हाल कंट्रोल की। अदालत पेशी पर साद रफीक ने कहा, एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हम सुरखुर होकर निकलेंगे, हमारे हाथ साफ है, हमारा ज़मीर मुतमईन है। हमने पाकिस्तान की सेल्फलेस खिदमत की है। खिदमत का सिला यहाँ जेलों में और इंतकाम की शक्ल में दिया जाता रहा है। पहले भी ये हुआ है, आज भी ये हुआ है। पैरागन सोसाइटी स्कैंडल में नैब ने 15 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर मजीद रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान का 19 जनवरी तक रिमांड मंजूर कर लिया। बात करते हैं शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की। नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो गई हैं। नवाज शरीफ ने अपनी सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। नैब ने नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक डिवीजन बेंच में शामिल हैं। मुकदमे की पहली समाअत पीर के रोज 12 बजे के बाद किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने सदा की है कि सजा के खिलाफ अपील का फैसला होने तक सजा मुअत्तल करके जमानत दी जाए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ने एतराजात लगाए थे। वकील सफाई ने एतराजात खत्म करके पटिशन दोबारा दायर की। नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में भी सजा दिलवाने और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। आमदन से जायद असासों के मुकदमे में शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाज़त। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने जेल में तफ्तीश की इजाज़त तलब करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शहबाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। जिसकी करप्शन की दुम पर पांव रखो वही चीख पड़ता है। करप्शन पकड़ो तो जमहूरियत खतरे में नजर आ जाती है। करप्शन के 40 चोर याद रखें, अली बाबा जाग गया है। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान मुखालिफिन पर बरस पड़े।
जिसकी करप्शन की दुम पे पाँव रखो उसको पाकिस्तान का खजाना खाली नजर आ रहा है, जिसके करप्शन के दुम पे पाँव रखो उसको जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। कि अकल के अंधो, तुमने जनाब LNG में खरबों रुपए का चूना और टीका लगाया पूरे पाकिस्तान के खजाने को। तुमने 36 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर 5 सालों पे चढ़ा दिया। तुमने 38 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट लेवल था जो मुशर्रफ दे के गया था उसको 20 अरब डॉलर तक आप ले आए। तुमने स्टील मिल को, रेलवे को और PIA को और पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया। अब तुम जो है वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शाहिद खान अब्बासी को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि नैब एक जनाब काला कानून है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब और आले शरीफ और आले जरदारी और तमाम वो करप्ट टोला, वो 40 चोरों का, वो कान खोल के सुन ले कि अली बाबा जाके है। अली बाबा जनाब तुम्हारी चोरी के ऊपर भी पकड़ दकड़ करेगा। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची चिड़ियाघर के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। दुकान की छत सरिया जमा करते शख्स पर आन गिरी। फौरी कार्रवाई में मलबे तले दबे शख्स को निकाल लिया गया। ऑपरेशन में 400 दुकानें और दफातर ढाए जा रहे हैं। दुकानदारों ने ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। टायर और पुराना सामान जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कराची के इलाके गार्डन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान दुकान की छत गिर गई। सरिया जमा करता शख्स मलबे तले दब गया। इंसदादे तजावुजात टीम ने फौरी कार्रवाई की। मलबे के ढेर में दबा शख्स निकाल लिया। चिड़ियाघर के अतराफ 400 दुकानें और दफातर ढाने के लिए सुबह सवेरे ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ। 5 टीमें और 10 से ज्यादा हैवी मशीनों ने तजावुजात को मलबे का ढेर बनाया। 400 से ज्यादा दुकानें जो ग्राउंड+1 पर कायम थी, पूरी मार्केट को मसमार करने के बाद इसके अतराफ की जो सड़क है उसको मजीद वसी किया जाएगा। चिड़ियाघर के अतराफ गैर कानूनी तामीरात ढाने का ऑपरेशन 3 दिन जारी रहेगा। इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। जिस तरीके से एम्प्रेस मार्केट के दूसरी मार्केट्स के जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनको दुकानें मिलेंगी, इसी तरीके से इनका भी तमाम तर इंतजाम किया हुआ है। यकीन दहानी के बावजूद दुकानदारों ने एहतजाज किया। दुकानों से निकलने वाले कचरे और टायरों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना है मुतबादिल जगह दिए बगैर ही मार्केट ढा देना नाइंसाफी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग भड़क उठी। 14 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। पुलिस ने वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। DIG ट्रैफिक ने SO औरंगी टाउन को मुअत्तल कर दिया। कराची में स्कूल वैन में आग भड़क उठी। फूल जैसे बच्चे झुलस गए। औरंगी टाउन में वैन को उस वक्त आग ने लपेट में लिया जब उसमें 14 बच्चे सवार थे। किसी का हाथ जला, किसी का चेहरा झुलस गया। स्कूल की जो इंतजामिया है वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उसका ड्राइवर, गाड़ी का मालिक भी रिस्पॉन्सिबल है और वो सब इसमें कानूनी कार्रवाई के जिम्मे में आएंगे। मामूली जख्मी बच्चों को करीबी अस्पताल जबकि 4 को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने गफलत पर वैन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ट्रैफिक ने SO ट्रैफिक औरंगी टाउन को मुअत्तल कर दिया। पेशावर के इलाके सदर कालाबाड़ी में जोरदार कार बम धमाके से इलाका गूंज उठा। 6 अफराद जख्मी हो गए। कई इमारतों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सुबह 8:45 पर पेशावर का इलाका सदर कालीबाड़ी बम धमाके से गूंज उठा। धमाके की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें एक शख्स को गाड़ी पार्क करके जाते हुए देखा जा सकता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास में वाक़े मुताद्दिद दुकानें और इमारतें लरज़ उठी। कई दुकानों के शटर उड़ गए। एक वाइट कलर की करोला गाड़ी इस्तेमाल हुई है। 8 to 10 kgs लोकल मेड
एक्सप्लोजिव और वो आई थी। हम उनको भी सबको देखेंगे कि ये गाड़ी आई किस तरफ से थी, जा किधर रही थी, डायरेक्शन क्या थी, टारगेट क्या था। AIG BDU शफकत मलिक के मुताबिक चेकिंग से बचने के लिए धमाका खेज मवाद गाड़ी की डिग्गी में नहीं बल्कि दरवाजों में छुपाया गया था। मजीद खबरों से पहले शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। खबर दें आपको, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर खुलेआम हमला किया जा रहा है। सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। मुल्क के ठेकेदारों को अंदाजा ही नहीं कि कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई भी गैर मुंतखब फर्द पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से पास कानून को खत्म नहीं कर सकता। आज वफाक खतरे में, आज छोटे सूबे इस मुल्क के ठेकेदारों की तर्ज सियासत से नाला है। हमने 18वीं तरमीम करके 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया, मगर आज उस पर खुलेआम हमला किए जा रहे हैं। सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही है। शायद इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। कोई भी अनइलेक्टेड फर्द 2/3 से ज्यादा पार्लियामेंट से पास होने वाले आइन को खत्म करने का मजाज हो सकता। मुल्क को किसी कमजोर ने नहीं, ताकतवरों और बड़े लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। चीफ जस्टिस मियां साकिर मिसाल का निजी अस्पताल की तकरीब से खिताब, कहते हैं मुल्क और माशरे की तरक्की के लिए तालीम और ईमानदार क़यादत जरूरी है। किसी माड़े ने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी प्लम्बर ने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी ड्राइवर ने पाकिस्तान की ये हालत नहीं की। उसका नुकसान करने की जिम्मेदारी हम बड़े लोग हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमने पूरी नहीं की। कि जिस म्यार का माशरा, जिस म्यार का इंसाफ का इदारा हमारे मुल्क में खास तौर पे इस्लामी रियासत में होना चाहिए, वो इस्लामी रियासत में हम नहीं। 2 सालों में खास तौर पे जो इज्जत मिली, क्यों मिली? कि मैंने उन इश्यूज को टेकअप किया जो इस मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर थे। किसी भी कौम में एक दयानतदार अपराइट लीडर। अली रज़ा आब्दी कत्ल केस में आमिर खान और फारूक सत्तार से क्या सवालात किए गए और अली रज़ा आब्दी के कातिलों की गिरफ्तारी के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह SSP तारिक धारीजो के साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं। आब्दी कत्ल केस में एक तफ्तीशी टीम बनाई गई थी जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक रज़ाक धारीजो, SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह और दीगर अफसरान शामिल थे, जिन्होंने 2 रोज़ कबल फारूक सत्तार को और आज आमिर खान को इंटरव्यू के लिए बुलाया। लेटली 3-4 महीने पहले इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट की थी जिनके बारे में दोनों से हमने सवाल जवाब करने थे, क्योंकि वो थोड़ा करीब थे, फारूक सत्तार के करीब थे और थोड़ा इनसे दूर थे। इनकी जो असैसिनेशन हुई है, अभी तक हमारी असेसमेंट है कि उसमें पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से हुई है। आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको ब्रेक थ्रू कर लेंगे कि इस केस का। 2 रहनुमाओं को अब तक तलब किया गया था जिनके इंटरव्यूज़ किए हैं, जबकि दीगर जमातों के रहनुमाओं को भी इंटरव्यू के लिए तलब किया जा सकता है। जी और आपको बताएं, पाक चीन मुश्तरका फौजी मशक़ी खारिया के करीब इख्तिताम पजीर और ISPR की जानिब से बताया गया है कि मशकों वॉरियर 6 में दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया है। मजीद डिटेल जानेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक बताइएगा। जी, पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका फौजी मशक़ें वॉरियर 6 कारियां के करीब इख्तिताम पजीर हो गई हैं। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते इसमें शरीक हुए और 4 हफ्ते तक जो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के मराहल जो किए गए, खासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के हवाले से एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया गया। ये अपने सिलसिले की 6ठी मशक़ें हैं जिसमें दोनों मालिक बाकायदगी के साथ एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये बताता चलूँ कि इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर अख्तर इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। ठीक, लईकुर रहमान, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबरों की अपडेट के लिए RY न्यूज़ के साथ रहिए।